हेलो फ्रेंड्स, AFCAT 1 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें जो ब्रांचेस ऑफर की जा रही हैं वो फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटीज़ हैं, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, और एनसीसी स्पेशल एंट्री भी इसी में इंक्लूडेड है। दिस इज़ फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2027। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनली तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो जनवरी 2027 से स्टार्ट होगी। जो एप्लीकेशन सबमिट करने की स्टार्टिंग डेट है वो 17 नवंबर है 2025 और जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर है 2025। कहाँ से अप्लाई होगा ये, तो इसके लिए वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है afcat.htsil.co.in। इसमें नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट भी मेंशन है 31 जनवरी 2026, जो कि सैटरडे का दिन है, और मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा। लेकिन जैसा कि पहले 2 दिनों में होता था तो ये 2 दिन में नहीं होगा, ये एक ही दिन में होगा। बाकी इस बार और कुछ चेंजेस आए हैं, उनको भी समझते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली वैकेंसीज के साथ सिर्फ टेक्निकल ब्रांचेस में इस बार परमानेंट कमीशन की भी कुछ वैकेंसीज हैं, थोड़ी कम है, लेकिन परमानेंट कमीशन भी ये दे रहे हैं बोथ मेन और वुमेन को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से कैंडिडेट्स जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उनको आगे चल के परमानेंट कमीशन के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये क्लॉज भी दिया हुआ है, दिया ही होता है हमेशा, और उसको अभी समझते हैं आगे। और यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, दोनों में ही परमानेंट कमीशन में भी हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी हैं फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में क्या क्या है नॉन टेक्निकल में, वेपन सिस्टम्स है, एडमिन ब्रांच है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच है, तो अकाउंट्स ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है, और मेट्रोलॉजी ब्रांच फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच भी है स्पेशल एंट्री एनसीसी के थ्रू, जिसमें कि 10% सीट्स जो हैं वो सीडीएस वैकेंसीज के थ्रू जाती हैं, और 10% जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली सीट्स वो एफकैट के थ्रू जाती है। तो सीडीएस के थ्रू कैंडिडेट्स जाते हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए जाते हैं, और जो एफकैट के लिए यहाँ पे जाएंगे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाएंगे। बाकी वैकेंसीज इन्होंने एक डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे रखा है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं और आगे चल के ये इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। खैर, तो परमानेंट कमीशन में साफ साफ मेंशन है कि जो लोग ज्वाइन करेंगे वो अपना पूरा एक रेगुलर सर्विस के लिए ज्वाइन करेंगे टिल देयर फाइनल रिटायरमेंट। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसमें इन्होंने फ्लाइंग ब्रांच के लिए 14 इयर्स की सर्विस मेंशन कर रखी है, जबकि जो ग्राउंड ड्यूटीज का इनिशियल टेन्योर रहेगा वो 10 इयर्स ही रहेगा, और उसमें 4 इयर्स का एक एक्सटेंशन मिलेगा अगर ज़रूरत पड़ी, अगर वैकेंसीज हैं, अगर कैंडिडेट विल करता है, कैंडिडेट सूटेबल है कैंडिडेट और मेरिटोरियस। ठीक है, बाकी एक क्लॉज और है कि ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन एट अ लेटर डेट, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, सुटेबिलिटी, मेरिट एंड द अदर प्रिवेलिंग पॉलिसीज। ओके, सो जो एक काफ़ी क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट्स का कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को पेंशन मिलती है कि नहीं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो सिटीजनशिप के साथ एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फ्लाइंग ब्रांच और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 20 to 24 इयर्स एज मेंशन्ड है, बट ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये जो एज है ये आज की नहीं है, ये एज है 1 जनवरी 2027, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो जो लोग सोचते हैं कि हम 24 इयर्स के हो चुके हैं हम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, इसमें आप अभी अप्लाई करना है तो 1 साल उसमें से घटा लीजिए। तो एक्चुअल जो आपकी एज है एप्लीकेशन की वो 19 to 20
3 ईयर्स ही मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें से आपको चेक करना होगा। बाकी जो एग्जैक्ट इन्होंने दे रखा है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2003 टू 1 जनवरी 2007, इनको आप थोड़ा सा चेक करिए अपने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करके। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्टिव टू अदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, ठीक है। ये तो सिर्फ एज क्राइटेरिया है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी आपको देखना होगा, ठीक है। नाउ ग्राउंड ड्यूटीज के लिए क्या एज होती है? अगेन इसमें 20 to 26 मेंशन कर रखा है, बट आप इसमें कम कर लेंगे एक साल, तो 19 to 25 ईयर्स ही है, ठीक है, अप्लाई करने की एज, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैटेगरी में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डाल के चेक कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में भी लोगों को कई बार डाउट रहता है। कुछ मैरिड कैंडिडेट्स होते हैं और वो बाद में या तो उनको पता चलता है और वो चाहते हैं कि हाँ हम भी अप्लाई करें, तो इसमें आप नहीं कर सकते अगर अनमैरिड नहीं है तो। और ट्रेनिंग के दौरान भी मैरिज परमिटेड नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही काम आता है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास मैथ्स और फिजिक्स है, 11th एंड 12th में रही है, और उनके मैथ्स और फिजिक्स में 50% मार्क्स दोनों में इंडिविजुअली आए हैं ईच, ठीक है। प्लस ग्रेजुएशन जो सी भी होगी आपकी, चाहे वो रेगुलर ग्रेजुएशन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले, बीएससी वाले या बीटेक वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, कोई भी ग्रेजुएशन, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आपने बीटेक किया हो तब भी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने बाहर से भी बीटेक किया है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के थ्रू सेक्शन ए और सेक्शन बी के एग्जाम्स को पास करके, तब भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्राउंड ड्यूटीज में क्या है? इसमें टेक्निकल ब्रांचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के लिए ये सारी ब्रांचेस लिस्ट आउट की हुई हैं। तो इनमें सेम क्राइटेरिया है कि फिजिक्स और मैथ्स में इंडिविजुअली 10+2 लेवल पे 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बीएससी किया हुआ है तो 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने बीटेक किया है तो भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेस एप्लीकेबल हैं, ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखी हैं इन्होंने, तो यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करिए और डिटेल में पढ़िए। फिर इसी तरीके से मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी यहाँ पे सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन कौन कौन से ब्रांचेस एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई। फिर बात आती है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की। तो वेपन सिस्टम्स, इस ब्रांच में क्या रिक्वायरमेंट है? अगेन 50% मार्क्स ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। साथ में ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर बी बीटेक हो 60% मार्क्स के साथ, सब एलिजिबल है इसमें। और एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में क्या है? तो इसमें कोई 12th क्लास में, मतलब 10+2 लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन जो भी होगी आपकी वो 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, जो भी ग्रेजुएशन है आपकी। अकाउंट्स ब्रांच में भी 10+2 लेवल पे कोई मैथ्स फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेगुलर आर्ट्स कॉमर्स किसी भी ब्रांच से कैंडिडेट से पास किया हो एलिजिबल है, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन, सारी ग्रेजुएशन नहीं, जैसे कि इसमें मेंशन है बीकॉम एलिजिबल है, फिर बीबीए एलिजिबल है फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ, और बीएमएस भी एलिजिबल है फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ, और बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस भी फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ एलिजिबल है। बाकी कोई बीए वाला हो, बीएससी वाला कैंडिडेट हो या बीटेक भी हो, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। साथ में बीएससी है यहाँ पे, लेकिन वो फाइनेंस
वाली बीएससी अगर है, कुछ लोग फ्रांस में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी आपको करवाती हैं, तो वो एलिजिबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, वो वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं चलेंगे, ठीक है। और अगर उन्होंने सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए जैसे एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं तो भी उनको एलिजिबल माना जाएगा। ओके, एजुकेशन ब्रांच के लिए 10+2 का कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, बस पास होना चाहिए। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ चाहिए, और अगर इंटीग्रेटेड कोर्स था तब भी, और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी में 10+2 में तो कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बीएससी मैथ्स और फिजिक्स के साथ होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर बीटेक हो मिनिमम 60% मार्क्स। बीटेक में ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दे रखा है, इसको हम ध्यान से पढ़ें। 2 seats are reserved for law qualified candidates in ground duty non-tech branches, and the candidates thus selected may get employed on legal duties of the Indian Air Force after commissioning। तो जैसे कि नेवी में लॉ एंट्री आती है, कोस्ट गार्ड में लॉ एंट्री आती है, आर्मी में लॉ एंट्री, जैग एंट्री आती है, लेकिन इसमें यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 2 seats are reserved for law qualified candidates, ठीक है। फिर सीजीपीए का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि या तो आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपके सीजीपीए को परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है तो उसको 10 पॉइंट स्केल में यानी मल्टीप्लाइड बाई 10 करके इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या जानने वाली चीज़ है ज़रूरी, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो चाहिए हमें जानकारी, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसको आपको डिटेल में एक बार पढ़ना पड़ेगा। इजी है फॉर्म भरना, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कुछ मार्क्स वगैरह आपको एंटर करने होंगे, तो ये सारा इन्होंने दे रखा है कि आपका जो फोटोग्राफ का रहेगा नाम वो क्या रहेगा, सिग्नेचर का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, थंब इम्प्रेशन का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, और कैसे फीस वगैरह आपको सबमिट करनी है। तो 550 इसकी फीस है, प्लस जो भी 18% जीएसटी इसमें लग के आएगा वो आपको पता लग जाएगा। 22 जनवरी 2026 को, यानी 31 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो 22 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई हैं, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारा पूरा फॉर्म में क्या क्या कॉलम्स आएंगे और वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, ये सब कुछ लिस्ट आउट किया गया है, तो आप देख के आसानी से खुद का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो दिया गया नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी, तो उस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो एक नंबर है 9811985722, इस पे भी आप पूछ सकते हैं, और एक नंबर है 8130753349, इस पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप करिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं, इसमें आपको पता लग जाएगा। एग्ज़ाम का टाइम भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, कि जो फर्स्ट शिफ्ट का टाइम दिया है,
तो हालांकि 2 घंटे का पेपर है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे का रहता है, गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 AM का रहता है, और इसी टाइम पे आपके जो भी चीज़ें वेरीफाई करनी है वो भी होता है, और 10 बजे से 12 बजे तक बेसिकली आपका 2 घंटे का पेपर है। बाकी सेकेंड शिफ्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में मेंशन है। तो अब क्यों होगा नॉर्मलाइजेशन, शायद खाली ऐसे ही मेंशन कर रखा है, उसकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इसमें 4 सेक्शंस आते हैं: इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। तो इसमें कोई फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, कई सारे पैटर्न बन जाते हैं जिसमें आपको कुछ उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी होती है। इंग्लिश का सिलेबस क्या है? कॉम्प्रहेंशन है, इसमें एरर डिटेक्शन है सेंटेंस में, सेंटेंस कंप्लीशन या फिलिंग ऑफ अ करेक्ट वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द गैप्स इन अ पैराग्राफ, idioms and phrases, analogy, sentence rearrangement, substitution in a sentence, one word substitution, transformation of sentence, complex to simple, homonyms. तो रेगुलर पैटर्न है इंग्लिश का, और थोड़ी सी तैयारी से, थोड़ी सी गाइडेंस से, जो कि अभी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं इसी अटेम्प्ट के लिए, AFCAT 1 2026 के लिए 17 नवंबर से मंडे का दिन है। तो बैचेस की जानकारी के लिए जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रोसीजर है, कब से स्टार्ट हो रहा है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी आपको, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स भी आएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में डेसिमल फ्रैक्शन है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलोकेशन रूल्स, स्क्वायर रूट, cube and cube roots, HCF and LCM, elementary mensuration, heights and distance, statistics, mean, median, mode, exponents and powers. तो ये आपका रहेगा सिलेबस। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग तो है ही। स्टैंडर्ड क्या रहेगा इन क्वेश्चंस का? वो मैथ्स में तो मेट्रिकुलेशन लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे, और बाकी जो आपसे जनरल नॉलेज और इंग्लिश की नॉलेज रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन लेवल तक की रिक्वायर्ड हो, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको एक बार ये नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना होगा, मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं आपको बताने के लिए। फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया इनका क्या है कि आप खुद को रख सकें, इसका टेस्ट नहीं होगा, ये एक जनरल गाइडलाइन है खाली, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा ये जितना यहाँ पे लिखा है ये करा के देखेंगे, ये खाली एक एडवाइजरी है। टैटू पॉलिसी इनकी बड़ी स्ट्रांग है, तो टैटू अगर आपके है तो आपको अभी से उस पर कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और बाकी फिर आगे चल के SSB टेस्टिंग होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, इनके भी स्पेशलाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स में, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, किसी और एंट्रीज के लिए भी। और फ्लाइंग ब्रांच में CPSS PABT टेस्ट होता है, उसकी भी गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, डेट कैसे चेंज होती है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगेन क्या पेमेंट्स वगैरह रहती हैं, क्या पे स्केल है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो इनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इस तरह का डाउट है तो आप अपना किसी
क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से चेकअप करवा सकते हैं। हम भी गाइड कर देंगे कि आपको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, और जो बेसिक टेस्ट होते हैं नॉकनीज और इसके लिए फ्लैट फुट के लिए या कैरी एंगल के लिए, तो ये सब डिटेक्शन भी हम कर देते हैं। फिर हाइट है मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 152 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। एयरफोर्स के लिए पायलट्स के लिए फिक्स हाइट है 162 सेंटीमीटर्स, और एक्चुअली एयरक्राफ्ट बेस्ड भी होता है, तो यहाँ पे जो एयर क्रू ड्यूटीज़ होती हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर्स की हाइट है। तो इसको भी आपको गो थ्रू करना होगा और अपना देखना पड़ेगा कि आप जिस एंट्री के लिए जा रहे हैं उसके लिए आप हाइट वाइज भी एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। और कुछ सिटिंग हाइट्स हैं, लेग लेंथ है, थाई लेंथ है, तो ये फ्लाइंग ब्रांचेस में ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। बॉडी वेट का भी पैरामीटर है, यहाँ पे चार्ट है। हालांकि ये चीज़ें बाद में चेक होती हैं, लेकिन आप यहाँ से चेक करके और उस डायरेक्शन में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी और भी बहुत सारे इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट सम डॉक्टर, सम फिजिशियन। तो इसके अलावा फिलहाल इस एग्ज़ाम के बारे में अप्लाई करने के लिए और इसकी तैयारी करने के लिए और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। बस आप सीधा अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए एज़ पर द सिलेबस एंड पैटर्न, एज पर द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, और इंटरव्यू स्टेजेस के लिए भी आप अभी से अपने आप को तैयार करिए। बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे ग्रुप टास्क होते हैं, ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन सारी जानकारी के लिए आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। और 17 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी सारी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑफलाइन बैचेस भी हैं, ऑनलाइन बैचेस भी हैं, तो जैसे आपको सूट करे, जैसा अगर कोई अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वर्किंग है, या कोई रेगुलर भी आ सकता है, तो उन सभी के लिए सारे सुविधाएं मौजूद हैं। तो आप बस तैयारी करिए और टाइम आने पे ये फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है आप हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन इन फर्दर वीडियोज़।